मैं प्रदीप कुमार सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत चौथे पार्ट में वीडियो के आज पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे। दूसरी पॉइंट आप लोगों की होगी कि उदारवादी लोग, इनका क्या कार्य था राष्ट्रवाद की भावना को आगे ले जाने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाल्बेराइन क्या था, और इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वियना के संधि में लिए गए क्या निर्णय थे। ये वियना संधि क्यों हुई थी, किसके बीच में हुई थी, इस संधि का उद्देश्य क्या था, तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे, देखेंगे अपने पहले पार्ट में वीडियो के आपको बताया गया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस तरह से हुआ। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि लोगों में देश के प्रति सोचने वाली भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। और ये भावना क्यों पनपी, क्योंकि वहाँ का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था वो निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी था। वहाँ की जनता को राजा जो है सताया करते थे, तरह तरह के अत्याचार उन पर किया करते थे, अनेकों प्रकार के कर लगा दिए गए थे जो कि वहाँ की जनता के लिए हितकर नहीं हुआ, और वहाँ की जनता जो है क्रांति के पथ पर अग्रसर हुई। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यह देखेंगे कि वो कारण क्या था कि या वो तत्व क्या थे जो राष्ट्रवाद की भावना को भड़काने का काम किया लोगों के अंदर। तो पहली जो आपकी पॉइंट है वह है कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। ये कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग जो फ्रांस का धनी वर्ग हुआ करता था उसे कुलीन वर्ग कहा गया। चूँकि इनकी संख्या जो थी वह बहुत कम थी, लेकिन इनके पास धन संपदा अत्यधिक थी, और धन संपदा अत्यधिक होने के कारण इनका जीवन जो था वह विलासितापूर्ण था। और यह जो है राजाओं को ढेर सारा पैसा दिया करते थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राजा को शासन सत्ता चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसा उनको दिया करते थे। बदले में ये क्या करते थे कि बदले में ये कोई भी अपराध करके सीधे सीधे बच जाया करते थे। इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, ये स्वेच्छाचारी थे। ये किसानों का शोषण भी करते थे। मन में आया किसानों से काम करवाने के बाद उनको उनका पारिश्रमिक दे दिए, मन में आया नहीं दिए। तो ये जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे ये जनता का शोषण करते थे, और इनका जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। और ये जो कुलीन वर्ग थे ये आपस में रिश्तेदार हुआ करते थे। कोई अपने यहाँ अपनी लड़की की शादी किसी के यहाँ किया है तो किसी के यहाँ अपने लड़के की शादी किया है, तो इस तरह से ये लोग आपस में रिश्तेदार हुआ करते थे। तो इनका जो फ्रांस में जो इनकी स्थिति थी वह बहुत ही अच्छी थी, और राजा को सहयोग करने के कारण राजा इनके अनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। और दूसरा जो सबसे मुख्य कारण था वह यह था कि औद्योगिक क्रांति का विकास। औद्योगिक क्रांति का विकास हो जाने से वहाँ उद्योगों में मनुष्यों का स्थान, मजदूरों का स्थान मशीनों ने ले लिया, और यहाँ तक कि खेतों में भी मशीनों के द्वारा ही खेती का कार्य आरंभ किया जाने लगा। तो इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने के फलस्वरूप ये हुआ कि इनके पास कुछ धन हो गया, कुछ इनके पास आय हो गई, जिससे वो मजदूर तो थे ही, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और ये अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया, कोई मास्टर बनाया। तो चूँकि ये तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के उपरांत ये बच्चे कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो इस तरह से चूँकि जो कुलीन वर्ग था इनको हमेशा से सताता आया था, तो इनके बच्चों को भी सताना चाह रहा था।
लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे होने के कारण उनके दबाव में न आकर के उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिए। तो इस तरह से एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग का उदय कहते हैं, या जिन्हें हम मध्यम वर्ग के उदय के नाम से जानते हैं। तो ये मध्यम वर्ग कौन था कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उनके जो मज़दूर थे वो मज़दूर जो है औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा उठाए और कुछ पैसा इनके पास हो गया और ये अपने बच्चों के पालन पोषण या उनकी उच्च शिक्षा उनको देने के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया। तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर बनता है और मास्टर बनने के उपरांत क्या होता है कि ये जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, सताने वाली व्यवस्था, उनके खिलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाया कि हम अब आपकी गुलामी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक उदय होता है मध्यम वर्ग का। इसके पहले दो ही वर्ग चलते थे, एक कुलीन वर्ग हुआ करता था और एक किसान वर्ग हुआ करता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग सामने निकल कर आया जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। इसके बाद आपका है कि रूमानीवाद। ये रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद पहले क्या होता था कि राष्ट्रवाद की भावना का लोगों के अंदर जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को ये नुक्कड़ पर नाटक किया करते थे। नुक्कड़ नाटक एक तरह से हम कह सकते हैं, ये नुक्कड़ों पर नाटक किया करते थे और देशभक्ति गीत गाया करते थे। और उस नाटक और उस गीत के जरिए वो लोग ये बताना चाहते थे कि किस तरह से फ्रांस के जो शासक हैं वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाई गई, तो राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाई गई और लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमारे अंदर जो ये भावना पनप रही है ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी आने वाले समय में। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि राष्ट्रवाद के विकास में जो सहायक तत्व थे, कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होना, और दूसरा था मध्यम वर्ग का उदय होना, और तीसरा था रूमानीवाद की भावना लोगों के अंदर आई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अब आइए देखते हैं कि उदारवादी या उदारवादी लोग किसे कहते हैं, या उदारवादी कौन? उदारवाद जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद यानी स्वतंत्र। तो उदारवादी जो लोग थे वह स्वतंत्र विचारधारा के पोषक थे। वो स्वतंत्र विचारधारा रखते थे और उनका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ऐसा उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और सभी लोग कानून के समक्ष या कानून की दृष्टि में सभी को समान होना चाहिए। कोई छोटा या बड़ा, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो उदारवादी लोग थे वो ये चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम पर किसी के द्वारा शासन थोपा जाए या हम जो है किसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन रहें, नहीं। और यह निर्णय लिया गया कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि जो उदारवादी लोग थे वह स्वतंत्र विचारधारा के पोषक थे और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, आज़ादी में ये विश्वास रखते थे। इसके बाद क्या था कि निरंकुश राजतंत्र और संविधान प्रतिनिधि सरकार, ये जो है निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे। कौन? उदारवादी लोग। यह नहीं चाहते थे कि हम पर शासन करने वाला कोई राजा जो निरंकुश है वो हम पर शासन करे, नहीं। उनका ये मानना था कि हम एक ऐसे प्रतिनिधि सरकार का गठन करें जो लोकतंत्रात्मक आधार पर हम पर शासन करे। अगली पॉइंट जो आपकी आती है वह है निजी संपत्ति की स्वतंत्रता। उदारवादी लोग जो थे वो निजी संपत्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देते थे। ऐसा नहीं है कि अनाज हम बोएं, अनाज हम काटें और उसका उत्तराधिकारी राजा हो या राजा के द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति हमसे छीन करके लेके चला जाए, ऐसा नहीं था। वो सोचते थे कि जो हमारी संपत्ति है वो हमारी ही रहे और किसी और की वो संपत्ति न हो। अगला है कि प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी से मतलब है कि जो समाचार पत्र हैं उनको एकदम आज़ाद छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कि उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए। पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें यह निर्णय लिया गया
कि जो वहाँ के समाचार पत्र थे वो जो छपते थे वो बिना राजा के आदेश के नहीं छपते थे। राजा के अनुसार या राजा जैसा चाहता था वैसा ही समाचार प्रेस को छापना पड़ता था, और चाहे भले वहाँ की जनता भूख प्यास से व्याकुल हो और तड़पती हो, लेकिन पेपर में सब अच्छा ही निकलता था कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, सारा विकास हो रहा है। तो इस तरह की जो सेंसरशिप लगा दी गई थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के द्वारा, उसके खिलाफ ये लोग थे, उदारवादी लोग थे, और ये चाहते थे कि प्रेस को एकदम से आज़ाद और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए जिससे वो अपना निर्णय ले सकें। अगली पॉइंट है आपकी जाल्वे राइन। जाल्वे राइन क्या है? आगे हम देखेंगे कि ये जाल्वे राइन क्या था। तो जाल्वे राइन था कि 1834 ईस्वी में प्रसा एक देश नहीं था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसी के द्वारा बनाया गया था ये जाल्वे राइन। तो जाल्वे राइन एक शुल्क संघ था जो कि यह निश्चित करता था व्यापारियों के कर देने की व्यवस्था, या व्यापारी किस प्रकार के कर प्रदान करेंगे, एक समान कर होगा या जो भी है। तो एक प्रकार का ये व्यापारियों के हित में लिया गया निर्णय था जो कि प्रसा के द्वारा बनाया गया था। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जाल्वे राइन जो है प्रसा द्वारा 1834 ईस्वी में बनाया गया एक शुल्क संघ था जो कि व्यापारियों के आर्थिक हितों का ध्यान रखता था। तो यह था जाल्वे राइन। और इसके बाद और क्या था कि व्यापार के लिए मुक्त वातावरण तैयार करना। तो व्यापार के लिए मुक्त वातावरण, पहले क्या था कि राजा की इच्छा के अनुसार ही लोग व्यापार करते थे, लेकिन उदारवादियों का कहना था कि नहीं, जो व्यापार हो वो उसमें व्यापारियों को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि राजा जिससे कहे उसी से ही व्यापार किया जाए। हो सकता है राजा जिससे व्यापार करने के लिए कह रहा हो या जिससे व्यापार करने के लिए न कह रहा हो, और जिससे कह रहा हो सकता है उससे व्यापारियों को व्यापार करने में असुविधा हो, उन्हें घाटा हो, और जिससे वो मना कर रहा है हो सकता है व्यापारियों को उससे व्यापार करने में लाभ हो। तो इस तरह से राजा से यह कहा गया कि आप जितना शुल्क आपको लगाना है आप लगा लीजिए, लेकिन हमको एकदम से हम व्यापारियों को आप एकदम से मुक्त छोड़ दीजिए, हम अपने लिए स्वतंत्र हैं, हम किस तरह से किससे व्यापार करते हैं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो उदारवादियों का ये मानना था कि जो व्यापार हो वो मुक्त हो, उसके लिए किसी प्रकार का राजा के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगली जो पॉइंट है वो है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। रूढ़िवाद क्या है? यानी कि पुरानी सोच को फिर से लाना ही रूढ़िवाद कहलाता है। जैसे क्या था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह यूरोप के कई देशों को जीत लिया था। तो जीते जीते वह किससे जाकर के भिड़ जाता है? वह ब्रिटेन से जाके भिड़ जाता है, जो कि वर्तमान में जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं। वो जब इंग्लैंड से जाके भिड़ जाता है तो चूँकि इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली देश था, तो इंग्लैंड क्या करता है, उसके साथ प्रसा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड चारों मिल करके युद्ध करते हैं, और युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर देते हैं। जब नेपोलियन बोनापार्ट को ये लोग पराजित कर देते हैं तो वहाँ पर नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र को वो पुनः अपने कब्जे में लेते हैं, और वहाँ पर उन्हीं राजवंश के राजाओं को फिर से शासन करने का आदेश जारी करते हैं कि आप यहाँ पर फिर से आप शासन करिए। जैसे लुई 16वां जब पराजित हुआ, जब उसे मार डाला गया, तो वहाँ पे जब प्रजातंत्रात्मक सरकार का गठन हुआ और जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हार गया, तब फिर से लुई 16वां के ही वंशज यानी कि लुई 18वें को उससे कह दिया गया कि अब आप शासन करिए। तो ये जो व्यवस्था थी, ये रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को पुनर्जन्म कर देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली पॉइंट आपकी आती है कि वियना की संधि। वियना की संधि क्या है कि यह संधि जो है नेपोलियन बोनापार्ट और जो 4 और देश थे, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, रूस था और ब्रिटेन था, इन चारों देशों के बीच में और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि होती है जो कि 1815 ईस्वी में होती है। इसलिए ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रेलिया नहीं समझेंगे आप,
ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है और ये ऑस्ट्रिया दूसरा देश था। तो चूँकि ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संधि 1815 में हुई थी, इसलिए इस संधि को वियना संधि के नाम से जाना जाता है। तो वियना संधि में निर्णय क्या लिया गया, या हम कह सकते हैं कि वियना की संधि में लिए गए निर्णय कौन कौन से थे। तो उसमें पहला जो पॉइंट आपका आता है वह है जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस क्षेत्रों को जीत लिया था फ्रांस से लौटाने के लिए कहा गया। क्यों लौटाने के लिए, किन्हें लौटाने के लिए कहा गया? जिनसे जीता था उनको नहीं, उन्हें लौटाने के लिए कहा गया। क्यों लौटाने के लिए कहा गया? क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था जिन क्षेत्रों को, वहाँ से वो इतना धन संपदा, इतना कर के रूप में पाता था कि वह अपने सैनिकों के भत्ते, उनके खान पान की व्यवस्था उन करों के माध्यम से ही करता था और फ्रांस के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या वर्णन नहीं लाता था। तो ये क्या किए कि अपने कब्जे में लेकर के इन्हें मजदूर सुलभ हुए और ये अनेकों प्रकार के वहाँ कर लगाना चाहते थे। जीते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो क्षेत्र जीता था उन पर ये कर लगा करके अपने हितों को साधने का प्रयास करना प्रारंभ किए। दूसरा जो आपका पॉइंट है वह है फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा, कि फ्रांस के चारों तरफ ये छोटे छोटे राज्यों का घेरा बना दिए, जिससे कि फ्रांस कभी उठ ना पाए, फ्रांस कभी अपने को फिर से शक्तिशाली ना बना पाए। इसलिए फ्रांस के चारों तरफ वो नए राज्यों का एक प्रकार से घेरा बना दिए। और अगली और लास्ट पॉइंट है कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास। हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने जिन राजवंशों को जीता था उनको फिर से स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। कौन लोगों ने किया? इन 4 देशों के लोगों ने किया। प्रशा, ब्रिटेन और प्रशा हो गया, ब्रिटेन हो गया, और इसके बाद रूस हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। ये चारों देशों ने मिलकर के क्या किए कि नेपोलियन के द्वारा जो जीते हुए राजवंश थे इनकी पुनर्स्थापना करने का फिर से प्रयास किया। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि फ्रांस में लुई 16वां के बाद फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया गया 1815 ईस्वी में और उससे संधि किया गया, तो क्या किए कि इन लोगों ने फ्रांस में लुई 16वें के अगले वंशज यानी कि लुई 18वें को ये फ्रांस का सम्राट घोषित कर देते हैं। तो ये सब जिस व्यक्ति के इशारे पर हो रहा था उसका नाम था मेटरनिख। बच्चों, आगे आप लोग मेटरनिख के बारे में पढ़ेंगे कि मेटरनिख कौन था या और मेटरनिख की पराजय कैसे हुई। तो अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे मेटरनिख के बारे में। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब 5वें पार्ट में मेटरनिख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।